अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, जेल में इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से एक पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिया और इस पैगाम के अंदर जो नुमाइंदगान हैं इनके मुकर्रर करने के हवाले से भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि आप अपने नुमाइंदे को मुकर्रर करें और हमारा नुमाइंदा आपसे फिर बात करेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान ने ये मैंडेट जो अचकज़ई साहब हैं उन्हें बहुत पहले दे दिया था और अब इस पैगाम के फौरी बाद ट्विटर के ऊपर भी एक पैगाम इमरान खान की तरफ से डिटेल्ड शाया किया गया और इसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी ही हैं जो जेल से मिनो अन रिपोर्ट नहीं होती। इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और जो उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो इसमें बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो ट्रैप क्वेश्चंस हैं और मतलब का बयानिया और मतलब के जवाबात हासिल करने के लिए ये सवालात पूछे जाते हैं। और इस बात का फैसला किया गया कि इमरान खान जेल में सहाफियों से जो भी गुफ्तगू करेंगे इसे उनके ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान की गुफ्तगू बगैर किसी मिलावट के और बगैर किसी जाती एजेंडे के उन तक पहुंचे। आपने देखा कि बिलखुसूस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो खान साहब की गुफ्तगू है उसे तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाया जाता है और बिलअमूम पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वहां पर इमरान खान के खिलाफ आपको मुतअद्दिद बयानिए बनते हुए नजर आएंगे। जैसे आज भी अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि खान साहब पहले कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं और बाद में कहते हैं कि हमारी हमायत करो। अब मसला यहां पर यह है कि इमरान खान ने हमायत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और अगर ये स्टेटमेंट यहाँ के मिनिस्टर ने जारी की होती और यहाँ की हुकूमत का इससे कुछ लेना देना होता तो अभी तक वो मिनिस्टर अपनी कुर्सी को छोड़कर घर चला जाता, क्योंकि यहाँ पर बरतानिया में झूठ बोलने की आपको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर झूठों की दुकानें, झूठ की दुकान भी खुली हुई है और उस पर झूठे बैठे हैं, बनारसी ठग बैठे हैं और वो जो ऐसी मर्जी स्टेटमेंट जारी करें बाद में अगर इन पे केस हो भी जाए तो ये कहेंगे कि जनाब ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो हमने जारी किया। अता तारड़ साहब ने इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू की व्यूअर्स इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इसका हम बाकायदा जवाब भी देंगे। लेकिन खान साहब ने जो ट्विटर पर पैगाम जारी किया वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 90% अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। फॉर्म 47 के सहारे आई हुई कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है। अब ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का जिसका जिक्र किया इसकी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदा जमात है। आप फजल रहमान साहब की जमात को देखें तो आपको वो बलूचिस्तान में नजर आएगी जहां पर शऊर नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है क्योंकि आपने उन्हें तालीम दी नहीं। अगर आप केपी में देखें तो आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा कोई जमात नजर नहीं आएगी और तहरीक-ए-इंसाफ को वो इसलिए समझते हैं क्योंकि पिछले जो 2 अदवार थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केपी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस से और इमरान खान का जो करिश्मा है, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो आपको केपी के अंदर नजर आएगा। अब आ जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको पंजाब में ये फॉर्म 47 की हुकूमत को अगर आप गिरा दें तो पता चलेगा कि पंजाब से भी जो नून लीग अपना गढ़ होने का दावा करती है इसका सफाया हो चुका है। नून लीग पंजाब में दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी। अगर फौज इनके साथ ना होती, अब नून लीग को यतीम लीग का नाम अगर दिया जाए तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नून लीग की नुमाइंदगी आपको केपी नहीं मिलेगी। आपको कश्मीर में भी पता चला कि उनकी जो काबीना है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गई है और फिर बलूचिस्तान के अंदर आपकी अक्सरियत नहीं है, सिंध में आपकी अक्सरियत नहीं है, तो पीपल्स पार्टी का भी ये हाल है। तो जो जमात बचती है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसकी जो नुमाइंदगी है आपको तमाम सूबों में मिलेगी। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को उसूली तौर पे होना चाहिए क्योंकि सिंध उनका है, लेकिन वहां पर भी आपको पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। और व्यूअर्स ये वो इलाके हैं जहां पर तालीम ज्यादा है, जहां पर शऊर आवाम के पास है, तो फिर वो फैसले नून लीग के हक में नहीं देंगे या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। इसीलिए खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। और मैं आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से एक बात बता दूं कि यहां पर आप नून लीग का कोई बंदा ढूंढ कर दिखाएं, एक आपको वोटर नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने ना ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक था ये नहीं दिया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को शामिल कर लिया गया तो फिर ये कभी भी इलेक्शन जीत नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने शऊर की बुनियाद पर फैसला करना है। खान साहब ये भी कहते हैं कि फॉर्म 47 के सहारे
आई हुई कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है। आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। खान साहब ने इधर से मुज़ाकरात की बात की, उधर से मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और इनके जमात के दीगर लोग हैं, बल्कि सहाफ़ी भी मैदान में उतर आए और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किसी लेवल पर कोई बात नहीं हो रही, यानी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क अगर 2 कदम आगे चलता है तो ये सारे के सारे मिलकर उस एफर्ट को सबोताज करने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान इनके बाप की जागीर नहीं है, बल्कि मैं उन तमाम दोस्तों से भी कहूंगा कि अगर किसी लेवल के ऊपर 10% भी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो खुदा के लिए ऐसे कमेंट्स करके और इस सोच को वहीं पर दफन कर दें, क्योंकि मुज़ाकरात ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे और इमरान खान का ये ऐलान पाकिस्तान की तरक्की के लिए है, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए है। अगर खान साहब ने अपने लिए हुकूमत उन्हें चाहिए होती और ये मुज़ाकरात कर रहे होते तो बहुत आसान था 8 फरवरी के बाद हुकूमत में आना। और जस्ट इमेजिन करें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज होती तो क्या इमरान खान जेल में होते और क्या वो पिछले 1.5 बरस से जो कैदोबंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या वो ये कर रहे होते? कभी नहीं कर रहे होते। एक असूली मौक़िफ़ है और इमरान खान ये मुज़ाकरात अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि मुल्क के अंदर फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने जो गदर मचाया और जिस तरह से महंगाई का तूफान अवाम पर गिराया गया, सर इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी आपको, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो ये हुकूमत कर रही है। खान साहब ने ये भी कहा कि बिगाड़ के सबब बनने वाले इक़दामात और इश्खास पर हमेशा तनकीद की जाएगी। माजी में भी चंद इश्खास के बंद कमरों के फैसलों ने मुल्क को नातलाफी नुकसान पहुंचाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल उन्होंने दी और वो ये कहते हैं कि सज़ा के पीछे जनरल ज़िया था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया खान का हाथ था। अगर आप इन गलतियों पर आंखें और तनकीद बंद कर देंगे तो ये मुल्क से बिलअमूम और फौज से बिलखसूस जुल्म होगा। कोई भी फर्द वाहिद इदारा नहीं होता। हमने कभी भी इदारे को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया। घर का कोई बच्चा अगर बिगड़ जाए तो इस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है और ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि खान साहब ना खाली बातें कर रहे हैं, इमरान खान आइडियलिज्म पर यकीन रखते हैं। सर आइडियलिज्म होगा तो हकीकत की तरफ आप जाएंगे ना। अगर आइन पर बात करना आइडियलिज्म है तो ठीक है, पूरा पाकिस्तान को आइडियलिज्म पर चलना चाहिए। अगर कानून की हुक्मरानी की बात करना, फॉर्म 47 की कठपुतली हुकूमत पर तनकीद करना अगर आइडियलिज्म है तो फिर हमें ये आइडियलिज्म कबूल है, क्योंकि हम उस हकीकत को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें फॉर्म 47 वाली हुकूमत के गलत फैसले, पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ एक महाजराई आज आपसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आगे चलकर इस पर तफसील से बात करूंगा कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया तो आपने काजी के इख्तियारात को भी बढ़ा दिया और आपने जो पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल किया और आज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तादाद है वो बढ़ रही है और आप इसको कम करने पर लगे हुए हैं। और खान साहब ये भी कहते हैं कि फॉर्म 47 कठपुतली माफिया से कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही मुज़ाकरात। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी और नतीजतन मुआशी अदम इस्तेहकाम से हर तबका बुरी तरह मुतासिर है। हर ओहदे पर उन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मोहसिन नकवी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने मरीम नवाज के हवाले से भी एक बात कही और वो ये कहते हैं कि आईजी पंजाब को इसलिए रखा हुआ है कि उसने पीटीआई पर जुल्म किया। यही वजह है कि हम इस कठपुतली हुकूमत की बजाय असली फैसला साज फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। अब इसमें ना कुछ चीज़ें इमरान खान ने जो रखी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है और बाज़ लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान शायद एक यू टर्न ले रहे हैं। सर मुझे तो कोई बात उनकी आज जो है उसमें ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई यू टर्न लिया हो और इसकी दलील आपके सामने मैं रख देता हूँ। चूँकि इमरान खान ने आज ट्विटर के ऊपर जो मशहूर बातें कही हैं, हमें किसी सहाफ़ी ने नहीं बताया बाहर आकर के जनाब खान साहब ने कुछ शराइत भी रखी थी, लेकिन ट्विटर से इमरान खान की शराइत सामने आई। मुतालबात क्या हैं? पहली चीज़, मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा असीरान की रिहाई और झूठे मुकदमात का खात्मा है। और तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जिसके बगैर मुल्क की सालमियत खतरे में है। अब देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आज शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम दे रहा था, मालिक साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और मुनीफ फारूक भी वहाँ पर मौजूद था। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये बातें वहाँ पर डिस्कस नहीं हुई कि जो इमरान खान मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो मशरूत है
कुछ शराइत रखी गई, कुछ मुतालबात हैं जिसकी बुनियाद पर खान साहब बात कर रहे हैं। अब खान साहब इससे पहले भी तो ये कहते रहे ना कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट जो है जब तक उस पर जो डाका डाला गया है इसको करेक्ट नहीं किया जाएगा हम बात नहीं करेंगे। लोगों की रिहाई, जिनको आपने पकड़ लिया, 9 मई के मुकदमात बनाए, और फिर खान साहब ने जो साफ और शफाफ इलेक्शन की बात की। इससे पहले भी तो इमरान खान यही बातें करते रहे, कौन सी ऐसी कोई नई बात कर दी। लेकिन मैं व्यूअर्स आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो 9 मई है। ये पहले भी मुज़ाकरात शुरू हुए, कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो एक दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है इसको कम किया जाए, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं कि अगर नून लीग जो है वो हमारी बात नहीं मानती और मईशत का बेड़ा गर्क उसने जिस तरह से कर दिया और बात आगे ना चली, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख को आप देखें ना, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी ऐसा नहीं होता कि वो अपने ऑप्शंस बंद करके चले। आप उठा कर देख लें, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा तैयार होता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑप्शन के तौर पर मौजूद है तो फिर तहरीक इंसाफ भी इस पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात है। और जो लोग कहते हैं ना कि किसी लेवल के ऊपर यानी यही कम्बिनेशन चलेगा और इसी कम्बिनेशन से आप काम करेंगे, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। आज अब काजी साहब के हालात जो बाजुएं मजबूत कर रहे हैं, और अक्टूबर के बाद हालात क्या होंगे फिर आपको ये भी याद रखना है। खान साहब ने जो और बातें कही हैं जी, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने मजीद रख देता हूँ। महंगाई के हवाले से एक बेयकीनी की सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। महंगाई के तूफान ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। हालात ये हो गए हैं कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 आया। बिजली के बिलों और टैक्सेस में होशरुबा इजाफे पर जमात इस्लामी के धरने की हमायत करता हूँ। मेरी पार्टी क़यादत और कारकुनों को हदायत हैं कि वो जमात इस्लामी के धरने में भरपूर तरीके से शिरकत करें। और फिर व्यूअर्स, खान साहब ने जबरी गुमशुदगियाँ जो हो रही हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से भी एक स्टेटमेंट जारी की कि इनको अब बंद होना चाहिए। ये इंसानियत की तौहीन और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीन खिलाफ वर्जी है। हमारे 45 वर्कर्स और उनके अहल खाना अभी तक गायब हैं। इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद झुंझुआ को घर से गिरफ्तार करके दहशतगर्द बना दिया गया। अब ये जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, इनके भाई के हवाले से भी जो मोहसिन अख्तर क्यानी जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने भी एक समाअत की है और 2 दिन का वक्त दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी गुमशुदगियाँ जो हो रही हैं। अब लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकलने वाले बलोच अवाम की भी हमायत करता हूँ। ये भी खान साहब का एक पैगाम था आज जो उन्होंने अपने ट्विटर से जारी किया। और जो सबसे अहम, अगर मुझसे आप पूछेंगे जो हाईलाइट है, तो वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। बाज़ लोग कह रहे हैं जी मुज़ाकरात हाईलाइट है। मैं ये समझता हूँ कि आमिर फारूक साहब के हवाले से जो खान साहब ने रेफरेंस दायर किया और जिसका जिक्र भी उन्होंने अपनी ट्वीट में किया, और जिस तरह से तासुब उनका रहा ओवर द ईयर्स इमरान खान उनकी जमात के हवाले से, अब उन्हें आमिर फारूक साहब ने जिस तरह से खान साहब को गिरफ्तार जब अहाता अदालत से किया जाता है उसे वो दुरुस्त करार देते हैं। बुशरा बीबी के सारे केसेस की समाअत में आमिर फारूक साहब जब मौजूद हैं, तो अब उन्होंने एक तो उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इस नुक्ते को भी हाईलाइट किया है कि टेहरियान केस के अंदर ये इमरान खान साहब को फंसाना चाहते थे, और इसीलिए अब इमरान खान ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पीटीआई, बुशरा बीबी और इमरान खान के तमाम केसेस से अलग होने का बाकायदा मुतालबा किया गया है आमिर फारूक साहब की तरफ, आमिर फारूक साहब से। और खान साहब ये भी कहते हैं कि ये दोनों जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग समंदर में डूब रही हैं, और ये जूते के सहारे इस वक्त लटक रही हैं इक़्तिदार के साथ, और उस जूते पर जो टैग लगा हुआ है वो 9 मई का है। इसलिए ये मुल्क में इंतशार और तफरीक पैदा करके अपनी जाली हुकूमत और इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। 27 साल की जदोजहद में कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। 9 मई वाक़यात पे हमारी बेगुनाही सीसीटीवी फुटेजेस में छुपी है। अगर 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस है तो इसे ज़रूर सजा दी जाए। और अब ये बात जो है ना, वो तो खान साहब पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा क्लियर अल्फाज में कर रहे हैं। और 9 मई में जो मुलविस है उसे पकड़ा जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी अपने आप को इस वाक़े से डिस्टेंस कर लिया, लेकिन अगर कोई ये कहे कि इमरान खान के कहने पर गए तो फिर आपको इसका सबूत जो है वो देना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है वो खान साहब मुसलसल पिछले 1 बरस से कर रहे हैं। और व्यूअर्स, आपको दूसरी तरफ जो बैकडोर राब्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कुछ बयान दिए, और वो क्या कह रहे हैं कि जनाब बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे और कहीं पर कोई डील नहीं हो रही। अच्छा, अब राब्ते और डील की तो बात समझ में आती है, लेकिन मुज़ाकरात और दूसरी तरफ से जो पैगाम रसानी का काम है ये अभी भी जारी है।
علیمہ خان نے کیا کہا کہ 2 دن پہلے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہا کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں بڑا واضح کر دیا کہ بیک ڈور ڈیل نہیں ہو رہی. اچھا ڈیل واقعی نہیں ہو رہی, کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے یا عمران خان کو کچھ آفر کیا گیا. عمران خان کو تو بہت پہلے سے چیزیں آفر کی جا رہی تھی. علیمہ خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ چیزیں ہماری مان لیں تو ہمیں آپ کو 1 دن میں باہر نکال لیں گے. یہ باتیں علیمہ خان نے خود کہی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خود کہی. لیکن مذاکرات اور چیز ہے. مذاکرات یہ نا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ان سے بات کی جائے. حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ چلا جائے. یاد رکھیے گا, یہ بہت ہی اہم جملہ ہے. عمران خان پاور میں ہے, اس لیے پاور سے پاور ہی بات کرے گی, اور حکومت اس وقت پاور میں نہیں کہ ان کے ساتھ چلا جائے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ویورز, حامد خان صاحب بھی ایک اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے بھی آیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان فوج سے بات چیت چاہتے ہیں. عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. عمران خان صرف یہی چاہتے ہیں کہ فوج اپنا کام کرے اور سیاست میں مداخلت نہ کرے. سر, عمران خان کے ٹویٹر کو پڑھیں اور جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی دونوں کو ذرا غور سے دیکھ لیں. عمران خان نے باقاعدہ نامینیشن کی بات کی ہے کہ آپ اپنے بندے کو لائیں, ہم اپنے بندے کو لائیں گے, اور اچکزئی صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی فوج سے بات نہیں کرنا چاہتے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ کو یہاں پر رنگ برنگے بیانات ملیں گے اور کسی سے کوئی لائن جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب جب باہر تھے تو اس وقت بھی ہم نے بہت سارے ایسے دھڑے دیکھے جو عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے اپنے بیانات دے کر, اور آہستہ آہستہ وہ کہاں پر ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن عمران خان کی عدم موجودگی میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ یونٹی آپ کو نظر آئے گی تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہوگا. عمران خان کی عدم موجودگی میں تحریک انصاف کے اندر پہلے سے زیادہ آپ کو دھڑے نظر آ رہے ہیں, اور اسی لیے یہ جو بیانات مل نہیں رہے نا, اگر یہ صرف عمران خان کے ٹویٹر کو اور عمران خان کی جو میڈیا رپورٹ گفتگو ہوئی ہے اسے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب نے خود سے کہا کہ آپ اپنے بندے لائیں, ہم اپنے بندے لائیں گے, اور پھر ہم بیٹھ کر بات کریں گے, اور مشروط, غیر مشروطی, مشروط مطالبات جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھے گئے. پھر جو ایک اور بات اس حوالے سے کہی گئی کہ عمران خان ابھی بھی اسی بات پر قائم ہے کہ ہم مقتدرہ سے بات کریں گے. عمران خان شروع سے ہی یہی کہتے آ رہے ہیں. عمران خان کے مطالبات بھی جو انہوں نے ہمیشہ سے کیے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, اور پھر حکومت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف معافی مانگ رہی ہے. حکومت صرف انسیکیورٹی کا شکار ہے جی, اور یہ ان کی انسیکیورٹیز اس وقت بول رہی ہیں اپنے وزراء کی زبان کی شکل میں. آج یہ جو انسیکیورٹی کا معاملہ ہے نا, اب ایک علیحدہ لیول پہ چلا گیا ہے, اور یہ الگ ہی لیول ہے جہاں سے حکومت بول رہی ہے. الیکشن ایکٹ ہے جی 2017, ترمیمی بل جو ہے انہوں نے پیش کر دیا, اور ترمیمی بل جو پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں, اور حکومتی رکن ہیں جی بلال اظہر کیانی صاحب اور زیب جعفر نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن ایکٹ 2017 کی 2 شقوں میں ترامیم کا بل ایوان میں پیش کیا ہے. اس موقع پر اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی اور نو کے نعرے لگائے. اس سے تو سر ایک قدم آگے چیز ہونی چاہیے, اور یہ پہلا اجلاس تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, یعنی جو آپ کی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ ایز اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف, جو پولیٹیکل پارٹی پارلیمان کے اندر جسے مانا گیا, اس حیثیت میں یہ شامل ہوئے ہیں. اچھا جی, اب اس کے اندر نا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور حکومت نے ایسے وقت میں یہ ترامیم انٹروڈیوس کروائی جب مخصوص نشستوں کے فیصلے ان کے خلاف آئے, اور قاضی صاحب نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ججز کی کمیٹی جو ہے اب وہ سارے کے سارے فیصلے کر رہی ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا, آپ نے کہا لیٹ جاؤ, میں لیٹ گیا, اب اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں ہو سکتا. اور قاضی صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یعنی کمیٹی فارمیشن آف بینچز کی اگر بات کرتی ہے تو یہ ان کا اختیار ہے. اب یہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں, اب میں آپ کے سامنے وہ تمام نکات رکھ دیتا ہوں جو اس بل سے یہ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو جی بھجوا دیا ہے, اور اس بل کے متن کے مطابق پہلی ترمیم میں جیتنے والے آزاد رکن کو 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا پابند بنانے کی تجویز دی گئی ہے. ادھر سے الیکشن ہوئے 8 فروری کے, آپ کے پاس 3 دن ہے, آپ نے کسی بھی جماعت کو جا کے جوائن کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. 3 دن کے بعد آپ کو یہ اختیار اور آپ کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہوگا.
اس کے بعد کوئی آزاد رکن کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا اور اس کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تنسیخ ہوگی. یعنی آپ نے نون لیگ کے ساتھ معاہدہ کر لیا, آپ ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے, ڈکلیریشن دے دیا الیکشن کمیشن کو, اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں جانا چاہتا ہوں تو پھر یہ نہیں ہوگا. پہلی رضامندی کی تنسیخ کے لیے کسی بھی عدالت کا فیصلہ ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا. لیں جی, پتہ لگ گیا آپ کو کہ یہ پاکستان کی عدالتوں سے کتنے تنگ ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا. یہ تانے دیتے تھے نا کہ عمر عطا بندیال دیکھو مدر ان لا, یہاں پر فیصلے مدر ان لا کرتی ہے, یہاں پر قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, یہ بینچ فکسر اس کی شکل ہے. آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے پاکستان کی آئین کو, پاکستان کی عدالتوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل کر رکھ دیا. کاش یہ جو لا میکرز ہیں نا پاکستان کے اندر, جہاں پہ آپ کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ قوانین ایسے بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر میری بہت سارے لوگوں سے بات چیت بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے اس موضوع پر. یہ جو آپ کے فیملی ڈسپیوٹس ہیں نا جی, فیملی لاس, اس میں اتنی قباحتیں ہیں کہ جب بھی کوئی فیملی سپریشن کا معاملہ آتا ہے نا تو اس میں بچوں کو اٹھا کر ماں کو دے دیا جاتا ہے, اور ماں کے پاس بچے جب چلے جاتے ہیں نا, اگر تو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ان کے اوپر دونوں ماں باپ کا حق ہے تو پھر بڑا زبردست کام ہے. اور اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالتیں آپ کو اتنا ذلیل کرتی ہیں اور کیسز اتنے طویل چلتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں میں باپ کی شفقت نہیں ہوتی اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں اس کو ہو رہا ہے. بچے, بیٹیاں محرومیوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں اور کسی کو اس چیز کا خیال نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ پاورز ہیں تو آپ ایسے قوانین کیوں پاکستان کے اندر نہیں بناتے؟ لیکن قوانین یہاں پر بنیں گے. مریم کی حکومت کو کیسے بچانا ہے, جنید کو حکومت میں کیسے لانا ہے, پاکستان میں باؤجی کی حکومت فارم 47 والی حکومت کیسے رہے گی, الیکشن ٹربیونلز کے فیصلے کیسے آپ نے الٹے سیدھے کرنے ہیں, قاضی صاحب کی حکومت جاتے جاتے ان کے بازو اور ان کو ایک لائف لائن ویٹو پاور دے دی جائے اور فیصلے واپس کرے. یہ ہمارے حکمران ہیں. اس ملک کے اندر اگر عام آدمی کے لیے قانون نہیں ہے نا تو پھر ان بڑوں کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان موضوعات کے اوپر بھی بات کیا کریں. انشاءاللہ آپ کی تعاون سے اور آپ کے مشورے سے, چونکہ یہ چینل آپ کا ہے, یہ چینل جو کچھ بھی ہے اس کی جیسی بھی پروڈکشن ہے اور آؤٹ پٹ ہے اور جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہے. یہ کامیاب ہے جتنا بھی وہ آپ کی وجہ سے ہے, آپ کے مشورے سے. انشاءاللہ جو سوشل موضوعات ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک الگ سے پلیٹ فارم بنائیں تو ہم ضرور بنائیں گے اور اس میں ہم لوگوں کو بھی مدعو کریں گے اور ڈیفرنٹ ذرا ہٹ کے کام کریں گے اور حکومت پر اسی طرح تنقید کرتے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک پلیٹ فارم بنے تو اپنی رائے ضرور ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. ویورز, دوسری ترمیم اس کے مطابق جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع نہ کرائی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. یہ بھی وہی فیصلہ آ گیا نا کہ جی انہوں نے مخصوص نشستیں جمع نہیں کروائی لہٰذا ان کو اب نشستیں نہیں ملیں گی. یہ بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اب ان کا ان فیصلوں کے اندر کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ دونوں ترامیم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی. اور پھر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے خطاب کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو آئین میں رد و بدل کا کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی وہ جو معاملہ تھا نا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا اور عدالتوں نے ری رائٹ کیا, چلے مان لیا کہ عدالتوں کی قانون سازی جو ہے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. ارے جن کو اختیار ہے انہوں نے کیا کیا؟ پہلے الیکشن میں مبینہ دھاندلی بچانے کی کوشش کے لیے قانون سازی کی, پھر ایک مخالف سیاسی لیڈر کو سبق سکھانے کے لیے آرڈیننس لائے, ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائبونلز میں شامل کیا گیا. اب یہ مخصوص نشستوں کا جو کسی کو مینڈیٹ ملا آپ نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا, قانون سازی کی جا رہی ہے. یہی پارلیمان جمہوریت کی چھتری کے نیچے اپنے مفادات کا تحفظ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے پینک ہے سر, یہ پینک موڈ میں چلے گئے ہیں اور اس سے زیادہ پاکستان کی سیاست ہمیں اب آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. عدالتیں اگر جو ان کا وجود ہے آپ اسے چیلنج کرتے ہیں اور یہ کہیں کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے, ہم پارلیمان میں واپس جا کر ایسی قانون سازی کریں گے, تو پھر سر معاشرے میں بیلنس کیسے آئے گا؟ یہ پاور جو ایکویلبریم ہے وہ کیسے بیلنس پر کھڑا ہوگا؟ آپ نے, عدالتوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا, آپ پارلیمان میں گئے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے
पाकिस्तान की अदालतों में आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे, तो फिर निज़ाम और माशरे के अंदर ये जो बैलेंस है आप कैसे लेकर आएंगे? और फिर वो फैसले, और ये भी बड़ी हैरानगी की बात है, मैं इसके ऊपर भी मुझे परेशानी ये है कि आपने ये भी फैसला कर लिया कि इसका इतलाक माजी से होगा। जब भी कोई कानून साजी, आइन साजी की जाती है ना, आइन साजी तो खैर आपको ज़्यादा अक्सरियत की ज़रूरत होगी, जब भी कोई तरमीम या कानून साजी की जाती है तो उसका इतलाक फ्यूचर से होता है, माजी से नहीं होता। इससे पहले हुकूमत ने नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए मुद्दत 5 साल की इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। मज़ीद कौन से ऐसे बिल जो है वो लाए जाएंगे? कौमी असम्बली का जो सेशन है वो तकरीबन जी 2 हफ्ते तक चलेगा, और इस दौरान इस सेशन में इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम की जाएगी। सुमोटो का और बेंच बनाने का इख्तियार जजेस कमेटी से लेकर वापस काजी साहब को दे दिया जाएगा, ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है मुदाखलत ना कर सके। लेकिन काजी साहब ने इस एक्ट के लिए किसी बेंच का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। वो कहते थे कि जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा मैं चैम्बर वर्क करूंगा। और फिर वो चीफ जस्टिस बने और सबसे पहले इस केस को फोकस किया, और जो जिस केस को वो जिस पर वो फोकस कर रहे थे, फिर उसकी समाअत भी लाइव दिखाई गई, और फिर इस एक्ट के हक में फैसला दे दिया। क्या अब इस तरमीम के बाद काजी साहब जो हैं वो खामोश रहेंगे? क्योंकि काजी साहब का मसला पता क्या है, काजी साहब ने पहले दिन से, यानी खेल जिसने ये खेला पूरे का पूरा आईनी और अदालतों के ज़रिए, इन्होंने पहला जो काम ये किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आप लेकर आएँ, और काजी साहब ये पोजीशन ले लें कि पार्लियामान एक सेपरेट एंटिटी है और अदलिया एक सेपरेट एंटिटी है। आप कानून बनाएंगे, हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, ये आपकी डोमेन है, ये हमारी डोमेन है, हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें तंग नहीं करेंगे। अब पार्लियामान ये कानून साजी करेगी तो काजी साहब आगे से बैठे होंगे और वो ये कहेंगे कि भाई हम तो इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्लियामान का फैसला है। मैं पहले भी ये बहुत दफ़ा बात कह चुका कि कल को अगर पार्लियामान ये फैसला कर ले कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बाऊजी की हुकूमत आएगी, और पार्लियामान ने इस कानून को पास कर लिया और साथ साथ ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की किसी अदालत में हम इसे चैलेंज नहीं करेंगे, तो भाई क्या वो चैलेंज नहीं होगा? तो खुदा के लिए ऐसे काम तो मुशर्रफ साहब ने भी नहीं किए थे भाई। आपने उन्हें आइन शिकन कहा, लेकिन असल में आइन शिकनी क्या होती है ये पाकिस्तान के अंदर ये तमाम वज़रा और नून लीग की हुकूमत हमें करके दिखा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोशी से पीछे बैठी हुई है, और देखना ये होगा कि आज आप ये जो फैसले कर रहे हैं, बाखुदा कल को आपके साथ ये सब कुछ होगा, और फिर पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी और जो आवाज़ें हैं ना वो आपके खिलाफ उठेंगी, आपके हक में नहीं उठेंगी, बल्कि आपको ये वक्त जो है वो याद कराया जाएगा। आज आप खेल लें जितना आपने खेलना है, और अपनी फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए आपने जो कुछ करना कर लें, लेकिन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता। 1 अक्टूबर है और फिर 1 नवंबर, और उसके बाद अंधेरी रात, जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो उसका सूरज ज़रूर तुलू होगा। और आपको इस बात पे इसलिए भी यकीन रखना चाहिए क्योंकि आप एक बॉटम पे जब आप जाके लगते हैं ना, तो उसके बाद आपने ऊपर ही आना होता है। और पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो इस बिल्कुल बॉटम पे आ गई है, और अब इसने पनपना है। इमरान खान पर जितने जुल्म किए जा रहे हैं इस जमात को, मैं जब इमरान खान की बात करता हूँ तो उससे मुराद मेरी पाकिस्तान की आवाम होती है। क्यों? आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। व्यूअर्स, जुल्म ये भी हुआ कि पीटीआई के दफ्तर को सील आपने इसलिए कहकर ये कर दिया कि जनाब यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो रेगुलेशन के मुताबिक नहीं है। ठीक है जी, 7 दिन बंद हुई, 8 दिन बंद हुई, लेकिन अब दोबारा इस बिल्डिंग को खोलने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये जुल्म कर लें, कानून आपके घर की लौंडी है, आइन के साथ आप खेल हमेशा से खेल रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर ये खेल जारी नहीं रहेगा। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैंने कभी भी ऐसी बातें नहीं की। पाकिस्तान के अंदर एल्गोरिदम्स ने एक गदर मचाया हुआ है, और ये जो एल्गोरिदम्स हैं और जिस तरह से फायरवॉल का एक पूरे का पूरा खेल खेला जा रहा है, मुझे आज पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। आज तो एक दोस्त से बात हुई, लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों के बाद आपका नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ, तो इतने दिन आप कहाँ थे? तो मैंने कहा जी मैं तो रेगुलर प्रोग्राम कर रहा हूँ, बल्कि पहले से ज़्यादा हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक सुबह प्रोग्राम आता है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 6 बजे, फिर दोपहर को 1 से 2 के दरमियान एक प्रोग्राम आता है, और फिर शाम को 5 से 6 या 7 के दरमियान आता है। तो अब तो हमने अपने नंबर्स जो फ्रीक्वेंसी है प्रोग्राम्स की बढ़ा दी है, लेकिन नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे। लोगों को जो रेगुलर हमारे लिसनर्स हैं वो हमारा प्रोग्राम नहीं देख सकते। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है
वो शेयर करें। और होता ये है कि अगर आप प्रोग्राम पूरा देखते हैं ना तो एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिकली ये सोचते हैं कि इस वीडियो को हमने एक पुश देना है। ये मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि इन तमाम लोगों को जो हथकंडे आजमा रहे हैं ना उनको हम टक्कर दे सकें। और पाकिस्तान से बाहर अब हमारा टारगेट ये होगा कि अगर आप अमेरिका में तो कोशिश ये करें कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इन वीडियोस को, चाहे वो ये प्लेटफॉर्म आपको पसंद है चाहे वो कोई और पसंद है, आप उसे शेयर करें। आप किसी भी चैनल को सुनते हैं ना, आप उसे बाहर शेयर करें। अमेरिका वाले अमेरिका में शेयर करें, कनाडा वाले कनाडा में शेयर करें, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया में शेयर करें। न्यूजीलैंड में जो लोग हमें सुनते हैं, मैं तो उस दिन हैरान रह गया, इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें सुनते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश ये किया करें वीडियो पूरी देखें। वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर इसका एक जो है एक इम्पैक्ट पड़ता है और वीडियो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में चली जाती है। और फिर वो लोग जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे, और जिस तरह से नाम जो इमरान खान के इन्होंने फ़िल्टर्स लगा दिए हैं कि कोई ऐसी वीडियो जिसमें इमरान खान का नाम हो उसे रोका जा सके। चूँकि मेरी 1-2-3 लोगों से IT जो जिसे डील करें पाकिस्तान में उनसे बात हुई, तो मैं उस इंफॉर्मेशन में की बुनियाद पे आपसे ये सारी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।